दोस्तों, भारत में महिलाओं पर एसिड अटैक्स होना बेहद गंभीर समस्या है और अब तो महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों पर एसिड अटैक्स किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में महिलाओं पर हो रहे हैं। इसलिए आज की ये वीडियो फीमेल सेंट्रिक रहेगी। एक बात समझ लीजिए, चूंकि पूरा समाज एक महिला को उसकी खूबसूरती से ही उसको तवज्जो देता है, गुणों की बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसलिए एसिड अटैक्स ना सिर्फ किसी महिला के चेहरे को खराब करता है, बल्कि इसके कारण कई बार एक महिला को अपनी आंखों की रोशनी भी खोनी पड़ती है। और इसके अलावा ये एसिड अटैक्स एक महिला को समाज में एक दोयम दर्जे का नागरिक बना देती है। बेशक ऐसे हमलों में ज्यादातर महिलाओं की जान बच जाती है, लेकिन इसके बाद उन महिलाओं की जिंदगी बेहद बोझिल और दर्दनाक हो जाती है। दोस्तों, जिस्म पर लगे घाव तो सबको दिखते हैं, लेकिन जहन पर लगे घाव किसी को नजर नहीं आते। आत्मनिर्भर और जिंदा दिली से भरपूर एक औरत देखते ही देखते असहाय हो जाती है और दूसरों पर आश्रित हो जाती है। एक बिगड़े हुए चेहरे से समझौता कर पाना आसान नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसिड अटैक्स को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़े तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन एनसीआरबी की एक लिस्ट में शामिल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से बेंगलुरु में साल 2022 के दौरान 8 महिलाएं तेजाब का शिकार हुई थी और दूसरे स्थान पर है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां 2022 में ऐसे 7 मामले रिपोर्ट हुए थे। एक स्वयंसेवी संस्था है एसिड सर्वाइवल ट्रस्ट इंटरनेशनल। इनका दावा है कि भारत में हर साल एसिड अटैक्स के करीब 500 मामले सामने आते हैं। दोस्तों, ये तो थी एसिड अटैक्स को लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं कि कानूनन ऐसे अपराध करने वाले अपराधियों से कैसे निपटा जाता है। एसिड अटैक्स किस कैटेगरी का अपराध है और इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि साल 2013 में एसिड अटैक्स जैसे भयानक अपराध को एड्रेस करने के लिए भारतीय कानून में कुछ जरूरी बदलाव किए गए थे, जिसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य एसिड हमलों से पीड़ित महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और अपराधियों को कड़ी सजा देना है। इस संशोधन में सेक्शन 326A और 326B को स्पेशली एसिड अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए जोड़ा गया है, जो कि महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार का लिंग आधारित अपराध है। दोस्तों, कोई भी एसिड हमला खासकर महिलाओं के खिलाफ जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक घिनौना और हैवानियत भरा अपराध है। अपराधी अक्सर पीड़ितों के चेहरे और शरीर को डिफिगर करने के लिए ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं, जिसमें न केवल गंभीर शारीरिक क्षति होती है, पीड़ित एक परमानेंट इमोशनल ट्रॉमा का भी शिकार हो जाती है। साल 2005 में एक 15 साल की मासूम सी लड़की पर एक 32 साल के गुड्डू उर्फ नईम खान ने एसिड अटैक किया था, क्योंकि इस लड़की ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। इस लड़की का नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2013 में एसिड अटैक्स को लेकर जो क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट हुई थी, उसका श्रेय लक्ष्मी अग्रवाल को ही जाता है। साल 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें एसिड की बिक्री को लेकर मजबूत कानूनी रेगुलेशंस बनाने की बात कही गई और एसिड अटैक्स पीड़ितों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए मजबूत कानून बनाने की मांग की गई। इसके बाद साल 2013 में क्रिमिनल लॉज में संशोधन किया गया, जिसमें एसिड अटैक्स को स्पेशली एड्रेस किया गया और भारतीय दंड संहिता में धारा 326A और B जोड़ दी गई। इन धाराओं में अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया और विक्टिम्स की प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल लीगल प्रोविजंस किए गए। लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में द सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड ओवर द काउंटर सेल ऑफ एसिड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी उचित दस्तावेज के बिना एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी गई, ताकि ऐसे अपराधियों तक एसिड ना पहुंच पाए। इसके अलावा एसिड बेचने वालों को प्रत्येक खरीदार की जानकारी का रिकॉर्ड रखना भी बेहद जरूरी कर दिया गया और केवल सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी और खरीद के लिए वैलिड रीजन पाए जाने वाले व्यक्ति को ही एसिड बेचना सुनिश्चित किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों में होने वाले गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि पीड़ितों को कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों को एसिड अटैक सर्वाइवर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने के निर्देश दिए गए, ताकि बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इंश्योर की जा सके। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद की देखभाल और पीड़ित के पुनर्वास से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए स्टेट से फाइनेंशियल कंपनसेशन का भी पीड़ित को हकदार बनाया गया। ऐसे हमले में जीवित बचे लोगों को
अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए मिनिमम 3 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित भी किया गया। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 326 जहर या जहरीले पदार्थ से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जरूरी प्रावधान करता है। सेक्शन 326 ए स्पेशली एसिड अटैक्स पर फोकस करता है। इस सेक्शन में उन सिचुएशंस को शामिल किया गया है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए एसिड फेंकता है या यह जानते हुए एसिड का प्रयोग करता है कि इससे नुकसान होगा। इस कानून के तहत एसिड में कोई भी पदार्थ शामिल है जो टेम्परेरी या परमानेंटली शरीर में कोई घाव, विकृति या विकलांगता जैसा नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है, बावजूद इसके ये कानून लागू होता है। सेक्शन 326 ए के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 10 साल की जेल शामिल है और इसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अपराधी को जुर्माना भी देना होगा, जिसमें पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस को भी शामिल किया जाता है और यह जुर्माना सीधा पीड़ितों को दिया जाता है, सीधा पीड़िता के खाते में जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेक्शन 326 ए के तहत एसिड अटैक एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसे संज्ञेय या कॉग्निजेबल माना जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, यानी पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानती है, जिसका मतलब है पहली बात तो जमानत मिलेगी नहीं, दूसरा बेहद मुश्किल से मिलेगी। शायद तब तक अपराधी अपनी आधी सजा जेल में काट चुका होगा। ऐसे मामलों में सेशन कोर्ट या जिले की जो भी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हो, वहां मुकदमा चलाया जा सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे अपराध के लिए कितने सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, ऐसे अपराधों के लिए कहीं ना कहीं हमारी लचर कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है। आमतौर पर इन हमलों की शिकार महिलाएं होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ब्रोकन लव रिलेशनशिप जैसे मामलों में अक्सर महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऐसे अपराधों को अंजाम दे दिया जाता है। कई मामलों में देखा जाता है कि दोषी जमानत पर रिहा हो जाते हैं। ऐसे में दोषियों की जिंदगी तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन पीड़िता की जिंदगी वहीं थम जाती है। बावजूद इसके भारत जैसे देशों में एसिड अटैक के मामले सुर्खियों से दूर और सरकारी निगाह से बिल्कुल परे कहीं अलग ही भटकते रहते हैं। माना कानून बेहद सख्त है, लेकिन उसके लिए कानूनी व्यवस्था का भी जिंदा होना बेहद जरूरी होता है, संवेदनशील होना जरूरी होता है। लचर कानून व्यवस्था के कारण बहुत सारे दोषी छूट जाते हैं, जिससे ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना सख्त कानून उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार, और यह बात किसी से छुपी नहीं है। तेजाब की बिक्री को लेकर गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई, लेकिन उनको लागू करने वाले जिम्मेदार नदारद हैं। बस दुकानदार अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत इस कानून का पालन कर रहे हैं, वरना गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कोई मतलब नहीं। जब धन की कमी महसूस होती है तो चल पड़ते हैं अधिकारी अपना बस्ता लेकर चेकिंग करने। सेम सिचुएशन पीड़ितों के इलाज को लेकर है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ना जगह मिलती और ना समय पर इलाज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने सरकार वैसे ही घुटने टेके रहती है। वहां भूल जाओ कि किसी पीड़िता का फ्री में इलाज करेंगे वो, या उधार में भी कर दे तो बड़ी गनीमत है। यहां भी जिम्मेदार अपनी गर्दन जमीन के नीचे धंसाए रहते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट के लिए लोग जागरूक नहीं हैं और ना ही उनको जागरूक करने की कोई कोशिश करता है। और आर्थिक पुनर्वास के लिए पीड़ित को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि कई बार कोर्ट के आदेश भी रास्ते में ही भटक जाते हैं और पीड़ित थक हार कर शांत बैठ जाता है, सब्र कर लेता है। कुल मिलाकर सरकारी तंत्र की जवाबदेही बिल्कुल जीरो है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या सरकारी तंत्र में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।